ओम श्री गणेशाय नमः नमः संस्कृताय। मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ में शिक्षण शास्त्र। शिक्षण विधियों के अंतर्गत में हम लोग आज कुछ और विधियों को पढ़ेंगे। यह है पाठ योजना विधि हर्बर्टीय पंचपदी। जो हर्बर्ट की पंचपदी के बारे में हम लोग चर्चा करते आए हैं, उसके बारे में उनकी जो यह विधि है, योजना विधि, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रारंभ करते हैं। निश्चित लक्ष्य प्राप्तये निश्चित उद्देश्यानां प्राप्तये च सुनिश्चित कार्य प्रणाली अपेक्षते। कह रहे हैं कि जो पाठ योजना विधि है, इससे कह सकते हैं कि यह किस लिए होता है? निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए। यह एक क्या है? सुनिश्चित कार्य प्रणाली है। इससे हम निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, निश्चित उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी इससे अपेक्षा रखी जाती है। वैज्ञानिक क्रमबद्ध रूपेण शिक्षणस्य पूर्व सिद्धता क्रियते सा पाठ योजना भवति। करें वैज्ञानिक जो क्रमबद्ध रूप से शिक्षण की के पूर्व की जो सिद्धांत होते हैं, जो करते हैं, जो जो शिक्षण पूर्व सिद्धता क्रियते मतलब शिक्षण के पहले जो कार्य हम करते हैं जिससे कि वह कार्य संपादित हो, सिद्ध हो वह कार्य, तो उसके पहले जो चीजें होती है वही होता है कार्य, पाठ योजना होती है। अर्थात अगर मान लीजिए हमको कोई चीज पढ़ाना है तो हम योजना एक बनाएंगे, पाठ योजना बनाते हैं हम लोग, और उस जा कर करके क्लास में उसी के अनुरूप हम कार्य करते हैं, जिससे निश्चित अर्थ जो हम जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। छात्राणां वयः आसक्ति ही पाठ्यांश सहायक उपकरणानि पाठनस्य उद्देश्यानि झलांश अवधि, यहाँ पर कालांश या झलांश, कालांश अवधि छात्राणां मूल्यांकन प्रकार्थ अध्ययन विधयः इत्यादि तत्वानां आधारण पाठ योजना निर्मिता होती। यहाँ पे है कि छात्रों का विषय वस्तु के प्रति जो है आसक्ति हो, ऐसे पाठ के अंश को पहले से निर्धारित किया जाता है ना, ताकि उसको पढ़ाते वक्त में मतलब हम पूरी की पूरी पाठ योजना किसी भी क्लास को लेने से पहले या किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक योजना बनाते हैं। ठीक, तो ऐसी योजना जिसमें कि बच्चों की रुचि हो, बच्चा उसमें मन लगा करके उसको कार्य करने में मतलब उसकी जिज्ञासा हो कि हम करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। ऐसे हम लोग कुछ टीएलएम से लोग यूज़ करते हैं, हम लोग कुछ टीएलएम से यूज़ करते हैं, मतलब शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हैं ना। जो कालांश अवधि मतलब जो समय निर्धारित किया गया जो अवधि है, उसमें हम छात्रों का मूल्यांकन भी कर लेते हैं। तमाम विधियों को मिला कर करके तत्वानाम आधारण पाठ योजना निर्मिता होती, मतलब उन एक तरीके से पाठ योजना जो होती है उसमें हर चीज़ को मिलाया जाता है कि विषय वस्तु को समझाने के लिए बच्चे की कुछ हम ऐसे क्रियाकलाप का प्रयोग करें जिससे बच्चे की रुचि बनी रहे, बच्चे की जिज्ञासा भी बनी रहे, बच्चा अच्छे से समझ भी पाए, उसका हम मूल्यांकन भी करते रहें। ठीक है, मूल्यांकन भी हम कर सकें। उसको पढ़ाते वक्त में उचित जो टीएलएम्स है उसको हम पहले से सोच लेते हैं कि हाँ यह टीएलएम्स लगेगा, तो उसको हम रख लेते हैं। जैसे किसमें मानचित्र लग रहा है, किसमें ग्लोब लग रहा है, या कोई मॉडल लग रहा है, क्या लग रहा है उसको हम रखेंगे। ऐसा नहीं पढ़ाते वक्त में फिर वो मॉडल खोजने चले जाएं या फिर ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ लेकर के चलते हैं ताकि बच्चे को हम अच्छे से बच्चे को पढ़ा पाएँ और उसकी जिज्ञासा जो है उसको हम जिज्ञासा जो है जानने की विषय वस्तु को उसको हम दे पाएँ वो सारी चीज़ें। अर्थात हम अगर कहें जिज्ञासा शांत कर पाएँ, शांत करने मतलब मार के धमका के नहीं, जो खोजना चाहता है, जो जानना चाहता है, उसको बता करके, समझा कर करके हम उसको शांत करें, वो बात। उद्देश्य क्या होना चाहिए? समयानुसारेण पाठनीयस्य विषयस्य निर्धारणं पाठनीयने पाठे सामान्य उद्देश्यानां, विशेष उद्देश्यानां, विभिन्न अंशानां पाठनाय अपेक्षितानां विविधानां चयन। इसका उद्देश्य क्या है कि समय के अनुसार जो पढ़ाने वाला जो विषय जो पढ़ाया जाने वाला विषय हो या विषय वस्तु हो, विषय होने का मतलब जैसे मान लीजिए हिंदी हो गया, उसमें कौन सा चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, वो विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं। उसके सामान्य उद्देश्य क्या है, उसके विशिष्ट उद्देश्य क्या है। जैसे सपोज करो हमको सौर मंडल पढ़ाना है, सौर परिवार पढ़ाना है, तो उसका हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चों को ग्रह वगैरह के बारे में तो पता चल ही जाए कम से कम, सौर परिवार में सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, इन सब के। विशेष उद्देश्य क्या हो सकता है, उसके बारे में और गहराई या फिर जो उसका और विशेष उद्देश्य होगा संबंधित कि हम पृथ्वी के बारे में जान पाएँ या उसकी गतियों के बारे में जान पाएँ, वो सारी चीज़ें। विभिन्न अंशानाम पाठनाय, विभिन्न अंशों को पढ़ाने के लिए भी अपेक्षित जो विधियाँ हैं, उसका हम चयन कर सकें कि किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम कौन-सी विधि का प्रयोग करें, कौन-सा उसमें सहायक सामग्री का प्रयोग करें। ये सब
हम लोग को पता होना चाहिए और उसी को लेकर करके जब हम बच्चे को शिक्षित करते हैं, बच्चे को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि वह उसके सामान्य उद्देश्यों को समझ पाता है, उसके विशिष्ट उद्देश्यों को भी समझ पाता है। वो जो अंश जो जो हम लोग पाठ्यक्रम पढ़ा रहे होते हैं, उसमें वो दी गई बातों को समझ पाता है। हुँ? और वह कैसे हो पाएगा? जब हम उपयुक्त जो सही तरकीब है, सही विधि है, सही सहायक सामग्री है, उन सब का प्रयोग करेंगे तब। तो अगर कहा जाए पाठ्य योजना क्यों बनाएँगे? इसीलिए बनाएँगे, ताकि समय के अनुसार या कम समय में आसानी से अच्छे से बच्चे का के दिमाग में वो सारी विषय वस्तु को हम डाल पाएँ, उसको समझा पाएँ, उसको रियलाइज़ कर पाएँ। ठीक, मूल काम हमेशा यही है शिक्षक का कि कम समय आसानी से बिना मारे-पीटे बच्चों को हर चीज़ सिखाना है। यही मूल बात है, हर जगह पे यही कॉमन सी बात मिलेगी। लक्षण क्या है? कस्यां कक्षायां कः विषयः केन विधिना पाठनीयम् इति लक्ष्यं धारयित्वा पाठयोजनायाः निर्माणं कर्तव्यम्। किसी भी कक्षा के जो विषय होते हैं, कौन-सा विषय है, किससे संबंधित है, वह किस विधि से पढ़ानी चाहिए, इस पर आधारित इसको इति लक्ष्यम धारयित्वा ऐसा लक्ष्य धारण करके पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। बताया ना कि विषय हर ज़रूरी नहीं है कि एक ही सहायक सामग्री हर विषयों को पढ़ाने के लिए सही हो। नहीं, अलग-अलग ज़रूरी हो। अगर एक ही होता सभी के लिए तो फिर इतने सारे विधियाँ क्यों बनाई जाती? फिर इतने सारे सहायक सामग्री क्यों बनाई जाती? फिर एक ही सहायक सामग्री से या एक ही विधि से सब कुछ पढ़ा दिया जाता? ना, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होगा कि किस कक्षा को कौन-सा विषय उसको किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से योजना उसके लिए बनानी चाहिए, किस योजना से वह उसका किस योजना मत कहिए, कौन सा सहायक सामग्री से, किस विधि से होगा, उन सभी के लिए एक योजना बनाई जाती है। अब यहाँ पर कह देंगे हम कि किसी विषय वस्तु को पढ़ाने की एक अलग योजना होती है। अलग विषय पढ़ाओगे दूसरी योजना से, तीसरी हो सकता है कुछ और योजनाओं को आप लगाना पड़ जाए। गणित विषय पढ़ाने के लिए अलग योजनाएँ लगानी पड़ जाए, संस्कृत में ही पढ़ाने के लिए, वर्णों को पढ़ाने के लिए हो सकता है, कुछ अलग तरीके से पढ़ाना पड़े, संधि को पढ़ाने के लिए अलग से, हैं? अलग-अलग चीज़ों को अलग-अलग मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप एक ही योजना बनाइए और पूरे के पूरे विषय पर लगाइए, ये बात गलत है। सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन है? वैज्ञानिक हर्बर्ट ना महोदय सिद्धांतानाम् अनुसारेण तेषां शिष्य ही अयं शास्त्रीय शिक्षण विधि प्रस्तुतः। कह रहे हैं कि हर्बर्ट महोदय के सिद्धांत के अनुसार ही वो कुछ सिद्धांत इसमें 4 पॉइंट था, फिर बाद में उनके और जो उनके रिसर्च स्कॉलर्स रहे होंगे उनके अंडर में या फिर कह सकते हैं उनके जो चेले थे, शिष्य थे, वे लोग मिल कर के एक पूरा का पूरा शिक्षण विधि प्रस्तुत किए। इस विधि में 5 सोपान हैं, इसीलिए हर्बर्ट की पंचपदी के नाम से जाना जाता है। पहले था नाम प्रस्तावना जो अभिप्रेरणम हो गया, विषय उपस्थापनम, प्रदर्शनम हो गया, तुलना, अमूर्तीकरणम, भाव प्रतिपादनम, सामान्यीकरणम और प्रयोग। ये आपका 5 पॉइंट है। यही 5 पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन कभी-कभी बन सकता है कि हर्बर्ट की पंचपदी में यह निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, 4 इसमें से दिया रहेगा, कोई एक नहीं दिया रहेगा, या कह देंगे कि 3 इसमें से दिया रहेगा, नीचे लिख देंगे ऊपर तो सभी उसमें हो जाएगा। ऐसे-ऐसे कर के क्वेश्चन बना करके पूछे जाते हैं, या कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्बर्ट की जो पंचपदी है उसमें अभिप्रेरणम को किससे से जोड़ा गया है, प्रस्तावना, अभिप्रेरण, प्रस्तावना, मतलब इसका संबंध इससे आप इसको देख सकते हो। बाद में थोड़े से नियम चेंज किया गया था, इसलिए उसका नाम ऐसा बदल दिया गया, अदरवाइज वही था। इसके बारे में पीछे वाली क्लास में बताया हूँ, जब वहाँ पर एक बार चर्चा हो रही थी तो मैं बता दिया था कि वहाँ किससे संबंधित है। तो आप लोग उसको देखिएगा, नहीं भी होगा तो अभी हम आगे वाले में फिर पढ़ाएँगे तो बता देंगे। उसके लिए थोड़ी-सी दूसरी स्लाइड में बनाया हूँ, देखते हैं अगर मिल जाए तुरंत खोल दें। जी हाँ, इसी वाले स्लाइड में है वो। संरचना यही है, देखो प्रस्तावना, विषय उपस्थापना चल रहा है ना, ये वाली स्लाइड से यही चीज आता है। पहले क्या था कि ये 4 ही पॉइंट थे ना, कितने पॉइंट थे? 4। स्पष्टता, संबद्धता, व्यवस्था और विधि। इसी का नाम बदल करके संबद्धता को तुलना कर दिया गया, व्यवस्था को सामान्यीकरण, विधि को प्रयोग में बदल दिया गया। स्पष्टता, यह जो स्पष्टता है ना, इसको ये जो हर्बर्ट के 2 शिष्य मिले, सीलर और रेन, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हो गया प्रस्तावना, विषयोपस्थापना, फिर तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। यह इसके मूल पॉइंट हैं। इसी चीज को यहाँ पर इस तरीके से रखा गया है न, प्रस्तावना, विषयोपस्थापना, तुलना, सामान्यीकरण और उपयोजन उपयोग है, यही चीज समझिए, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयोग। तो यह संस्कृत में इस तरीके से लिखा गया है, और आपको क्वेश्चन जो बनता है, जो बिल्कुल मतलब कहा जाए कि स्टैटिकल बन जाए या बिल्कुल उसके अंदर से क्वेश्चन बन जाए,
तो उसका यही वाला लाइन पूछा था, एक दो जगह हम क्वेश्चन करवाते वक्त देखे हैं कि संबद्धता का संबंध किससे है, तुलना से। संबद्धता अब तुलना हो गया है, व्यवस्था और सामान्यीकरण, इस तरीके से बदलाव ला दिया गया, ठीक है, विधि को प्रयोग में डाल दिया गया है। तो इस तरीके से पहले 4 ही था लेकिन बाद में 5 हो गए, तो इसको भी आप लोग रख लीजिएगा दिमाग में। जब उस वाले स्लाइड से फिर कभी और डिस्कस करेंगे, हिंदी में पूरी तरीके से हिंदी के पढ़ाने के लिए बनाए थे, तो हिंदी में पढ़ाने के लिए, तो वो जब पढ़ाएंगे कभी और डिस्कस करेंगे तो उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आप लोगों के लिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट ये एकत्र करके बनाया गया है। मूल्यांकन विधि आई 17वें नंबर पे। अयम विधि हर्वर्टीय पंचपदीय इति विकसित रूपम वर्तते। यह विधि हर्वर्ट की पंचपदी का ही एक विकसित रूप बताया जाता है। अत्र प्रति सोपानेन उद्देश्यानां प्राप्त ही कक्षानुगुणम क्रियाकलापानो संयोजनम कृत्वा मूल्यांकनम क्रियते। कह रहे हैं कि यह अत्र प्रति सोपानेन, इसमें क्या होता है, प्रति सोपानेन माने हर एक सोपान से उद्देश्यानाम प्राप्त है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कक्षा के अनुसार क्रियाकलापों का संयोजन करके मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक सोपान में मूल्यांकन विधि में सोपान कितने सोपान में होता है, उद्देश्य निर्धारित जाता है, व्यवहार रूप, फिर पाठ्य बिंदु, फिर शिक्षक कार्य, उसके बाद मूल्यांकन। तो यह कुल 5 सोपान में यह कार्य होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देते हैं कि इस सोपान में इसमें कौन सा क्रम फॉलो होता है, उद्देश्यम, शिक्षक कार्य, पाठ्य बिंदु, व्यवहार, तब ऐसे फिर ऐसे। तो ये जो क्रम है यह उद्देश्यम, व्यवहार रूपम, पाठ्य बिंदु, शिक्षक कार्य, फिर मूल्यांकन। इसका जो गुण है वह क्या है, अयम विधि मनोवैज्ञानिक वर्तते, यह विधि मनोवैज्ञानिक बताई जाती है, बिल्कुल सही है। प्रति सोपाने न, हर एक सोपान से, मूल्यांकन छात्र छात्रों के लिए अभिप्रेरणम पुनर्बलनम च दीयते। प्रत्येक सोपान के मूल्यांकन से छात्रों के लिए अभिप्रेरणा और पुनर्बलन दिया जाता है, अर्थात और मजबूत किया जाता है, उनको अभिप्रेरित किया जाता है। दोष क्या है, छात्रा भय क्रांता भवंती, हर बार जब परीक्षा लेते रहते हैं, हर सोपान में परीक्षा लेते रहते हैं तो बेचारे डरे रहते हैं, ये इसका दोष कहा जा सकता है। अब आगे देखिएगा, जो यह एक और विधि यहाँ पे आई, इस विधि का नाम ह्यूरिस्टिक, कौन सी विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। ये कौन सी विधि हुई, आगमन निगमन विधयो समायोजनेन अयम विधि आविष्कृत। कहें कि आगमन निगमन विधि के समायोजन करने के लिए, समायोजन से ही इस विधि का आविष्कार हुआ। कौन, ह्यूरिस्टिक विधि। अस्या विधेय प्रवर्तक प्रोफेसर एच.ई. आर्मस्ट्रांग महोदय अस्ति, इसके प्रवर्तक एच.ई. आर्मस्ट्रांग महोदय हैं। यदा विद्यालयेषु विज्ञान विषयाः अनिवार्यतया पाठ्यक्रम संयोजिताः तदा आरभ्य अस्या विधेय प्रयोगः दृश्यन्ते। जब विद्यालयों में विज्ञान विषय की अनिवार्यता पाठ्यक्रम को संयोजित करती है, समायोजित होती है, माने विज्ञान विषय की अनिवार्यता हो, तभी तदा आरभ्य, तब उसी समय आरंभ में अस्या विधेय प्रयोग दृश्यते, उसी समय इस आरंभ में ही इस विधि का प्रयोग दिखाई देता है। जब विद्यालयों में विज्ञान विषय की अनिवार्यतया पाठ्यक्रम, जब अनिवार्य रूप से यह पाठ्यक्रम संयोजित हुआ, विज्ञान विषय, पहले विज्ञान तो था नहीं, जब यह आया तभी से यह देखने को मिलता है। ह्यूरिस्टिक इति शब्द ग्रीक भाषायाः ह्यूरिस्को इति शब्दात् निष्पन्नः, तस्य अर्थः अहम अनविष्य अवगच्छामि। मतलब क्या होता है ना, खोज करके समझना, ऐसे बात में मैं खोज करके समझता हूँ। ह्यूरिस्टिक का ग्रीक भाषा का शब्द है ह्यूरिस्को, इसका मतलब यह हो जाता है निष्पन्ना, मतलब तस्य, इसका अर्थ अगर हम बताएं, इसकी अर्थ, इसका मतलब क्या है, तो अहम अनविष्य अवगच्छामि, मतलब मैं खोज करके समझता हूँ, अर्थात खोजी प्रवृत्ति यहाँ पर आ जाएगी, रिसर्च वाली आ जाएगी इस विधि में, अस्मिन् विधौ, ठीक है। इस विधि में बालक क्या करता है, खोज करके समझता है, अर्थात कुछ न कुछ और डिस्कवरी करता रहता है कि इस बात क्या हुआ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, खोज कर करके क्रियाकलाप से ही आगे बढ़ता है। जो क्रियाकलाप विधि होती थी, हम लोग उसमें तमाम प्रोजेक्ट वगैरह करवाते थे, उसी में वो कुछ खोजी प्रवृत्ति, फिर क्या हुआ होगा, फिर ये हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे करते करते आगे बढ़ता है। छात्राः स्वयमेव विषयान् अनविष्य अवगच्छति, छात्र स्वयं से ही विषयों को खोज कर करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अत्र अध्यापक केवल मार्गदर्शक होती, यहाँ पर अध्यापक केवल मार्गदर्शक होता है। क्या होता है, मार्गदर्शक होती, केवल मार्गदर्शक होता है, और आगे मार्गदर्शन देता चला जाता है, और बच्चा खुद से ही कार्य करता, खुद से ही खोजता, चलता, बनाता, चलता रहता है। उद्देश्य क्या है, छात्रेषु वैज्ञानिक आसक्ति प्रवृत्ति से संबंधनम, मतलब क्या है कि छात्रों में वैज्ञानिक आसक्ति के प्रति क्या हो, चिंतन करें, लगाव हो, उधर जुड़ाव हो, ठीक, उस प्रवृत्ति में जुड़े, उनकी जो चिंतन है वो वैज्ञानिक क्रम में होने लगे, वैज्ञानिकों की तरह, मतलब जब विज्ञान आया बीच में तो टेक्नोलॉजी की ओर लोग बढ़ने लगे,
तत्वज्ञानं स्वयं कथं प्राप्नुयात् छात्राः इत्यस्मिन् विषये प्रशिक्षणम् अनुसंधान तत्त्वानां परिचयः। तत्वज्ञानम स्वयं कथम प्राप्नुयात्, किस तरीके से तत्वज्ञान किस तरीके से प्राप्त किया सकता है, इसके लिए छात्र इस विषय में प्रशिक्षण अनुसंधान तत्वानाम परिचय है, इनको ज्ञान दिया जाता है कि वह किस तरीके से वो स्वयं ही तथ्यों को, कथनों को, जो भी है तथ्यों को प्राप्त कर सके, खोज सके, ठीक, तत्व ज्ञान खुद प्राप्त कर सके। इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है किस किस तरीके से आप खोज करोगे, अर्थात वो नई नई रिसर्च वो खुद कर सकते हैं अगर इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। तो इसी उद्देश्य से ऐसा किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि हाँ, आधारभूत का सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत, या इसी को हम लोग विधि भी कह सकते हैं आधारभूत विधि में। तो विधि इयम प्राधान्य रूपेण क्रियाशील सिद्धांतम अनुसरति, यह नियम जो है, यह विधि जो है, यह प्रधान रूप से क्रियाशीलता के सिद्धांत का अनुसरण करती है। इसके जो सोपान हैं वह है समस्या का प्रस्ताव, समस्या प्रस्ताव, तत्वानां निरीक्षणम, सारणीकरणम च, परिकल्पना, परीक्षणम, नियम निर्धारणम। समस्या प्रस्ताव, तत्वानां निरीक्षणम, सारणीकरणम, तत्वों का निरीक्षण और सारणीकरण, सारणीबद्ध करना, परिकल्पना, परीक्षण और नियम, ये सबके सब अपने में मूल शब्द ही हैं, आप इनके अर्थों से समझते होंगे। कल्पना करना, परिकल्पना किस तरह किसी टॉपिक के ऊपर सोचना, ठीक, परीक्षण करना, जांचना, नियम बनाना, नियम निर्धारण, ये सब आप लोग जानते होंगे, सब बहुत ज्यादा कठिन बात उसमें नहीं है। गुण क्या है, इसके गुण क्या क्या है? छात्रेषु अध्यापकेषु च परिश्रमं प्रयासः च अश्येति ना, छात्रों और अध्यापकों में क्या होता है, परिश्रम, प्रयास, ये सब चीज से आता है। अर्थात इसमें सुसुप्तावस्था में बैठे नहीं रहते हैं, छात्र भी करते हैं, छात्र रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो अर्थात छात्रा सक्रिय भवति, छात्र सक्रिय होते हैं। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता च वर्धते, क्योंकि वो बना रहा होता है, कर रहा होता है, नया चीज खोज रहा होता है, उसके हिसाब से आगे कार्य कर रहा होता है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ेगी, दोनों आएगी। कक्षा अध्यापने सर्वदा अस्याह विधे प्रयोग न संभव, कक्षा के अध्यापन में सदैव इस विधि का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लेता है, और बच्चा पता चला दिन भर ध्यान न दिया जाए तो केवल कहेगा हम ये नया खोज रहे हैं, ये कर रहे हैं, पूरी जिंदगी है उसी में गंवा देगा, कुछ पढ़ वो नहीं करेगा। मूल उद्देश्य है सीखते रहो, करते रहो, कुछ न कुछ। अब इकट्ठा कर दो कि हम ऐसा तत्व बना रहे हैं जिसको खा कर करके व्यक्ति अमर हो जाए, छोटे से बड़े की ओर चलो, उसी पे चक्कर में पड़ जाओ। अभी तत्वों का ज्ञान नहीं हुआ तब तक लगे ऐसे तत्व को खोजने, पहले कुछ ज्ञान तो हो जाए। सर्वे भी छात्रा अनेन ज्ञानम न प्राप्त, सभी छात्रों में ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, सभी छात्र इसके लिए अनुकूल नहीं है। अब ऐसा ना कर दो नहीं सबके लिए है, सबके लिए है, अरे बेटा सबके लिए जो जहाँ पे जो चीजें होती हैं उसको वहीं पर रखो। अब जो जिसमें नहीं उतना कर पाता उसको क्यों उसको आप जबरदस्ती उसको कर रहे हो कि सबके लिए बना रहे, उतना सबके लिए न बनाओ, उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अभी मेरा जो है रिसेट हो गया तो एक नया समस्या देखने को मिलेगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं नारायण श्रीहरि। फिर क्या है, गणित व्याकरण विज्ञान इति सीमित विषयेषु एवं अस्या प्रयोग। गणित, व्याकरण विज्ञान इसमें सभी में ये थोड़ा सा ना सीमित विषयों एवं अस्या प्रयोग, सीमित विषयों में ही इसका प्रयोग है। सभी विषयों में कहो कि साहित्य वगैरह में लगाने लगे तो इतना ज्यादा नहीं है। गणित में हुआ, व्याकरण में हुआ, विज्ञान में हुआ, इसमें आप लोग इस वाले प्रोसेस को लगा सकते हो, खोजते रहो, अनुसंधान करते रहो, सीखते रहो। उपकरणानां पुस्तकानां अनिपवारिक वातावरणस्य अनपरिवारिक वातावरणस्य अत्यंत आवश्यकता वर्तते। उपकरणों का, पुस्तकों ना, और इसको छोड़ो, वातावरण और जो उपयोगी वातावरण है ना, उन सबकी आवश्यकता होती है, ऐसा बताया जाता है। अर्थात पता चला कि बच्चा टेक्निकली रूप से वो काम कर रहा है और बहुत सारे वो टेक्निकल डिवाइसेस या कुछ इस टाइप के कुछ सामान उसके पास है ही नहीं है, तो नहीं कर पाएगा, तब वो नहीं कर पाएगा। अब बात आई यहाँ पर योजना विधि, प्रयोजना विधि, परियोजना विधि, यह उच्च स्तर के लिए कैसी होगी, उच्च स्तर के लिए। इसमें क्या क्या मिल रहा है, इयम अतीव प्राचीना अस्माकं वेदेषु उपनिषदेषु इतिहास पुराणेषु च प्रयोजना विधेय सूचना प्राप्त है। कहते हैं कि यह विधि अत्यंत ही प्राचीन है, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, इतिहास पुराणों, इन सभी में प्रयोजना विधि की सूचना प्राप्त होती है, अर्थात वहां से इसके बारे में कुछ साक्ष्य मिलते हैं।
इयम योजना विविध विविध विषयेषु दृश्यते, यह जो योजना विधि या विभिन्न विषयों में दिखाई देती है, जैसे पशुपालन में, ब्रह्म ज्ञान अर्जन में, शस्त्र विद्या में इत्यादि क्षेत्रों में योजना विधि या प्रयोजना विधि आयोजन करवाया जाता था वहां पे, और उससे वहां पे सिखाया जाता था, तो यह चीज दिखाई देती है वहां पे। अस्याः विधेः प्रवर्तकः जॉन डेवी महोदयस्य शिष्य डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक महोदयस्य अस्ति। मतलब जॉन डेवी और उनके शिष्य किलपैट्रिक, ये दोनों लोग लपट कर करके इस विधि को दिए। इस पे थोड़ा अच्छे से बताए। इस विधि के जो सिद्धांत हैं वह कुछ इस तरीके से हैं: स्वाभाविकता का सिद्धांत, उद्देश्य सिद्धांत, क्रियाशीलता सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, उपयोग सिद्धांत, स्वतंत्रता सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत। मैं इन सभी के पॉइंट के ऊपर चर्चा किया था, लेकिन फिर भी आगे जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। स्वाभाविकता का सिद्धांत कहता है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने मतलब उसको सिखाया नहीं जाता है, स्वयं से ही बहुत सारी चीजें भाषाओं को सीख लेता है। ठीक इस तरीके से आपको याद होगा कि जो सिद्धांत थे उसमें मैं इसमें बताया था उद्देश्य का सिद्धांत, जो सिखाना है उसी के अनुरूप जो है क्रियाकलाप करवाया जाए। क्रियाशीलता सिद्धांत में बच्चे जब क्रियाशील होंगे तो और अच्छे से सीखेंगे। वास्तविकता सिद्धांत और वास्तविक चीजों से उसका मेल मिलाप करवाया जाए। जैसे मान चलते हैं कि अगर हमको मोशन नहीं पढ़ाना है तो छोटे मोटे गाड़ी या फिर जो बॉडी होती है उसको लुढ़का करके दिखाया जाए, समझे, मतलब वास्तविक वस्तुओं से उसका संपर्क करवाया जाए तो जल्दी से समझ पाएगा। उपयोग सिद्धांत, जो ज्यादा जितना उपयोगी होता होगा, किस प्रकार का उपयोगी होता है, जो जितना उपयोगी होता होगा बच्चा उसको उसी अनुसार क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक, तो ये सब सारे पॉइंट के ऊपर चर्चा हुई है। मैं इसी क्लास में, इसी सीरीज में क्लास में पीछे चर्चा किया हूँ शिक्षण सिद्धांतों वाले में, आप जाके देख लीजिएगा। सोपानानि, इसमें सोपान क्या होते हैं? परिस्थिति उत्पादन, पहले परिस्थिति बनाई जाती है, योजना बनाना है ना, योजना तो पूरा पूरा माहौल पहले बनाया जाएगा। क्रिकेट सीखने के लिए पहले बढ़िया स्टेडियम में बच्चों को लेके जाया जाएगा, सब स्टेडियम सजाया जाएगा, बच्चे को बैट बॉल सब दिया जाएगा, वहां पे पीटते पीटते सीखेगा। ऐसा योजनायाः चयनम उद्देश्य निर्धारणम च, योजनाओं का चयन और उद्देश्य निर्धारण, वही बात कि किस समय किस चीज की जरूरत है। ठीक, जिस समय कबड्डी माहौल में आया उसमें कबड्डी के लिए योजना बनाओ, जिस समय क्रिकेट का चलो उसमें क्रिकेट का माहौल बनाओ, जिस समय रक्षाबंधन उसमें राखी मेकिंग कंपटीशन वाले उसका योजना बनाओ। तो मतलब अलग अलग का जब समय होता है तब कराएंगे, बच्चा ज्यादा एक्टिव होकर के उसको सीखने की कोशिश करेगा। कार्यक्रम निर्धारण, कार्यान्वयन, फिर मूल्यांकन, मतलब परिस्थिति बनाइए, योजना का चयन, किस योजना के तहत सीखेंगे बच्चे उसका चयन निर्धारित कर लिया जाए, फिर उस कार्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा, फिर उसमें कार्यान्वयन और उसका फिर मूल्यांकन। ये इसके क्या है, सोपान है। ठीक है, इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है इसको भी देख लीजिए। अयम छात्राणाम क्रियाशीलता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, नेतृत्व गुण एवं मनोवैज्ञानिक तत्वानाम विकास। इसमें छात्र जो है ना क्रियाशील, छात्र क्रियाशील होते हैं तो उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, नेतृत्व करने की गुण बढ़ेगी और मनोवैज्ञानिक तत्वों का भी विकास होगा। जब बच्चा खुद से करेगा ना तो ये मान चलेगा कि उसके अंदर आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता सब आएगी ही आएगी। ठीक, तो क्या है, यह इसका लाभ हो गया। फिर क्या मेरा दोस्त क्या है, सर्वत्र से प्रयोग न बहुत, सभी जगह इसका प्रयोग नहीं हो सकता है ना। अत्र विशेष कौशल आवश्यकता होती है, इसके लिए यहाँ पर विशेष कौशलों की आवश्यकता होती है। बच्चा जानकार रहे, कुछ करने लगे, ऐसा ना हो कुछ ऐसे चीजों को चलाने लगे, मान लिया कहीं वो कार्य को करते वक्त में मान लिया कहीं उसको छिलने उलने की जरूरत पड़ जाए, कहीं ब्लेड जरूरत पड़ जाए, या कहीं कुछ और काटने पाटने की पड़ जाए जरूरत, और उसमें वो दक्ष ना हो तो हाथ पाथ काट ले, ये भी तो दिक्कत है। तत्र विशेष कौशल आवश्यकता होती है, इसके लिए विशेष कौशलों की जरूरत पड़ती है। केवल प्रतिभाशाली छात्राणाम कृते वर्तते, जो चतुर चालाक बच्चे होते हैं उनके लिए यह सही है, वो सावधानी पूर्वक कार्य को कर ले जाते हैं। थोड़ा सा सुस्त बच्चा रहे अगर तो वो उल्टा पुल्टा कर देगा, काटना पीटना इधर रहेगा, काट देगा किसी का गला, हो जाएगा सब ना रहे, तो ऐसे चीज को परमिशन ही ना दिया जाता है कि हाँ उसको लेकर के जाए। अब हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट अभी और बचे हैं, अब ये दोनों पॉइंट को हम लोग अगले वाले में कर लेंगे, वीडियोस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट लेकर करके दूसरे वाले क्लास में आप लोग इसको जरूर देखिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे खंडान्वय विधि, उसके बाद बात करेंगे आगे वाले में दंडान्वय वाले में। तो इसको अभी इस दोनों पॉइंट को 20वां और 21वां पॉइंट अगले वाले चर्चा करेंगे, फिर यह पूरी विधि फिनिश हो जाएगी।